जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर में। मैं नवल कुमार आपके लिए आज लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 का परिचय। यानी इस परिचय को आप देख लेते हैं तो आपका कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड होगा सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इन चैप्टर के अंतर्गत हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, उनमें से सारे के सारे मैं यहाँ लिख के लाया हूँ। जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, शांत, अशांत और अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, उसके बाद घातांक वगैरह पढ़ना है। तो इन सारे डाउट को आज मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। आपका यदि कंसेप्ट क्लियर होना तो मैथ बड़ा आसानी से बनता है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा और हमारे साथ आगे भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, उसको देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं यह संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। जैसे इसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4, यानी ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिया जाता है तो हो जाता है पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 डैश डैश करके आप जहाँ तक ले जाओ। ठीक है। तो इसको आप नोट करते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्याएं जितने भी है वो और ऋणात्मक संख्याएं दोनों को जब जोड़ देते हैं ना तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक का मतलब प्लस में 1 2 3 4 5, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। उसके बाद ऋणात्मक -1 -2 -3 डैश डैश करके आप जहाँ तक जा सको। ठीक है। और शून्य पूर्णांक क्या है? तो 0 क्या है? एक शून्य पूर्णांक है। ठीक है। उसके बाद हमें बताना है कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या यानी 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। 1 और स्वयं के अलावे किसी संख्या से विभाजित न हो। जैसे आप कह सकते हो 2 में आप देखो या तो खुद से भाग लगेगा, नहीं तो 1 से लगेगा। 3 ये भी वैसा ही है। 4 को ले सकते हैं क्या? नहीं। 4 एक भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा। ठीक है। विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 9 क्या अभाज्य संख्या है? तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब आप भाग देने जाओगे ना तो 1 से लगेगा, 9 से लगेगा और 3 से भी ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है। 11 आपका अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद भाज्य संख्या। तो अभाज्य मैंने बताया, साथ साथ आपको भाज्य भी बता दिया। 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे 1 से बड़ा तो देखिए 4 6 8 10, ये सब क्या है? 9, ये सब क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि इनमें 3 से भी भाग लगेगा। इसमें 2 से भी, 5 से भी, इसमें 2 से लगेगा। इसमें देखिए आप खुद और 1 के अलावा 3 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, इसमें भी 2 से लगेगा। तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। उसके बाद है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए। जैसे मैं कह देता हूँ 4/5, ये p/q के रूप में है। p और q क्या होगा? तो p तथा q जो होंगे ना वो पूर्णांक होंगे। p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। उसमें आप देखिए p/q के रूप में लिखा जाएगा, यानी ऊपर में भी पूर्णांक और नीचे में भी पूर्णांक, लेकिन q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी एक पूर्णांक है लेकिन 0 नहीं होगा, उस केस में ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। और है आगे परिमेय संख्या आप लोग समझ गए। जैसे p/q के रूप में जिसे लिखा जाए, जैसे 7/8 कर लेते हो, 4 कर लेते हो, 5, सबके नीचे 1 छिपा है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखा जा सके,
क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। तो किसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? जैसे आ जाता है आपका √3, √5, √7, इसको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको आप तोड़ोगे ना तो ये नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा पूर्णांक के रूप में, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या न होके अपरिमेय संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद है शांत। अब शांत, तो संख्या कब शांत होता है? जब उसका शेषफल शून्य आ जाता है, तब संख्या शांत होता है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि आप बताओ कि 7/8 शांत है या अशांत, तो आप क्या करोगे? इसको भाग दोगे, तब मालूम चलेगा कि शांत है कि अशांत। मैं एक और कंसेप्ट आपको देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि शांत है या अशांत। जैसे 8 का क्या है? 2 2 2, इसको तोड़ सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये 8 है ना। अब यहाँ देखिए, नीचे वाला सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे तो शांत होगा, और नहीं तो 2 5 दोनों मिला के रहे तब भी शांत होगा। तो आप देखिए यहाँ 2 है, 2 का गुणनखंड है, तो 2 का गुणनखंड है, तो ये संख्या जो है 7/8 क्या होगा? शांत होगा। और किस केस में नहीं होगा? तो जब इसमें दूसरा कोई संख्या आ जाएगा, जैसे मैं कह देता हूँ आपको कि 7/9 क्या शांत है, तो आप कहोगे कि इसको चेक करोगे, पहले 9 है तो क्या लिखोगे? 3 × 3, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि 2 और 5 सिर्फ रहेगा तो शांत होगा, या 2 5 दोनों मिला के रहेगा तब शांत होगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 3 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? अशांत। उसके बाद अवनसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे आपको हम कहते हैं कि 1/3 है, तो 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? करके देख लो आप। 3 को 1 से डिवाइड करना है, तो देखिए 0 यहाँ डालिएगा, पॉइंट यहाँ 3 3 9 1, फिर पॉइंट तो डाला हुआ है, 3 3 9, फिर 1 3, फिर ऐसे कट आगे बढ़ते चला जाएगा 0.33333333 यानी अनंत तक ये जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये संख्या जो है ना बार बार दोहरा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शेषफल जो है ना बार बार एक ही आ रहा है, बार बार एक ही आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि ये अशांत आवर्ती है। ये तो शांत भी नहीं है लेकिन आवर्ती है, लगातार संख्याओं का रिपीट हो रहा है, यानी संख्या जो है बार बार आ रहा है, तो इसको पुनरावृत्ति कहते हैं, क्या। उसके बाद है अब अनुवसानी अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि आया लेकिन चेंज कर करके, अशांत है लेकिन चेंज कर करके संख्याएं आ रही। जैसे हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 को आप डिवाइड करोगे ना, तो ये 7 22, 7 21, 1 पॉइंट डालो 0, इसमें 7 का 7 3 पॉइंट डाला, 7 चौका 28। तो ये देखिए डिफरेंट आ रहे हैं शेषफल। यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, डिफरेंट शेषफल आ रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि अशांत अनावर्ती है, किसी भी संख्या को बार बार दोहरा नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे अशांत अनावर्ती, ठीक है। उसके बाद घातांक का कुछ नियम है आपके सामने, उसको मैं समझाता हूँ। पहले नियम में आप देखिए, पहले नियम में क्या कह रहा है? पहले नियम में कह रहा है कि a⁻m गुने a⁻n बराबर क्या होता है, यानी दोनों का घात जो है ना वो डिफरेंट है, दोनों संख्याओं पर घात जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये करनी जो है ना सेम है। तो दोनों तरफ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप इसका जो पावर है ना, घात जो है ना वो जुड़ जाता है। गुना में जब नीचे वाला जो है संख्या करनी वो सेम होता है, तब ऐसे केस में पावर जो है जुड़ जाता है, 2 पर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर क्या होता है? इसी जगह पे यदि भाग होता तो क्या होता? 3 में से 2 घट जाता, 2 पर पावर 1 बच जाता, ठीक है। उसके बाद है कि जैसे कोई संख्या है, यहाँ देखिए तीसरा में क्या है? तीसरा में तो भाग है, भाग हमने समझा दिया। उसके बाद दूसरा है, तो दूसरा में क्या है? कह रहा है कि 2 पर पावर 3 और इस पर पावर 2। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए इसको क्या करते हैं 2, फिर ऊपर वाले पावर को mn करते हैं, यानी गुना करते हैं, 3 × 2 3 दूना 6।
अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मैं चेक करा देता हूँ। 2 पर पावर 3 पर पावर 2 हमने लिखा था, तो 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64। इसको आप तोड़िएगा ना तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, क्या गो 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 आया। तो हम भी तो यही लिखे थे 2 पर पावर 6, ठीक है। उसके बाद है कि करनी जो है ना, नीचे वाला संख्या जो है ना डिफरेंट रहेगा, नीचे वाला संख्या क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए 7 पर पावर 2 है और 2 पर पावर 2 है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे वाला दोनों संख्या को गुना कर देंगे, 7 दूना 14 और पावर 2 डाल देंगे। यही है, यही सारी चीज़ें आपको समझना था और इसको आप समझ लिए होंगे। तो आपका 1.1 जो चैप्टर है क्लास 9 का, उसमें कहीं से कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आपके लिए 7 बजे इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ का सलूशन आया रहेगा, और वो भी शुरुआत से, ठीक है, और कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं।